हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ की संरचना। पदार्थ की संरचना किस प्रकार की होती है ना। पदार्थों को किस प्रकार से अलग किया जाता है, रासायनिक विधि से और भौतिक विधि से, है ना। किस प्रकार से हमको अलग करना है, तो बीनने के रूप में अलग किया जाता है, छानने के रूप में, तथा क्रिस्टलीकरण करने के रूप में, तथा उत्पादन। इन तरीकों से हम अलग करते हैं। ठीक है, ये सभी भौतिक विधियाँ होती हैं। और जब अवयवों को, है ना, पदार्थ के जो अवयव होंगे, है ना, उन्हें अगर भौतिक विधि से अलग किया जाता है तो उसे मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, पदार्थों के अवयव जो होते हैं उन्हें भौतिक विधि द्वारा, अर्थात जो बीनना, छानना, क्रिस्टलीकरण करना, ऊर्ध्वपातन करना, इन विधियों से अलग जब किया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। लेकिन जो सभी पदार्थ मिश्रण तो नहीं होते ना। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनके अवयवों को भौतिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता, जिन्हें रासायनिक विधि से अलग किया जाता है ना। भौतिक विधि से बिल्कुल ही अलग नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से मिश्रण, उसकी पहचान करेंगे। यौगिक को भी हमको पढ़ना है कि, है ना, यौगिक जो एक या एक से अधिक तत्वों के आपस में मिलन से जो बनता है या मेल से जो बनता है ना, जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक देख लीजिए, एक एग्जाम्पल, एक क्रियाकलाप दिया गया है। इस क्रियाकलाप में बताया गया है कि मिश्रण यौगिक में अंतर क्या होता है ना। एक बीकर लेना है, नीला तोता लेना है तथा लोहे की आलपीन लेनी है और थोड़ी मात्रा में पानी लेनी है। एक बीकर में हमको पानी ले लेना है, उसके बाद नीला तोता का एक विलयन बना लेना है। ठीक है, पानी लेकर नीला तोता का विलयन बना लेना है। उसमें इस विलयन में अब लोहे की जो हमने आलपीन ली थी, है ना, उस आलपीन को 4-5 आलपीन डाल देते हैं और उससे अब क्या करेंगे, डालने के बाद 1 घंटा तक छोड़ देंगे। ठीक ना। अब देखते हैं कि आलपीन के रंग में परिवर्तन हुआ कि विलयन के रंग में परिवर्तन हुआ, है ना। इसको देखना है हमको। तो यहाँ पर आलपीन का जो कलर था परिवर्तन हो जाता है। क्यों? क्योंकि नीला तोथा में क्या पाया जाता है, तांबा, वो आलपीन पर एकत्र हो जाता है। ठीक है, नीला तोता में क्या पाया जाता है, तांबा की मात्रा पाई जाती है जो आलपीन पर चिपक जाती है। इस प्रकार जो तांबे को नीला तोता में हम भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, है ना। इसे भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, इसे मिश्रण है ना। तो इस प्रकार के जो हैं उन्हें भौतिक विधियों द्वारा हम क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। और इसमें मुख्य जो बात कही गई है क्या, कि नीला तोता के विलयन में जब तांबा, है ना, लोहा डालकर तांबा एकत्रित एक निश्चित मात्रा में एकत्र कर लिया जाता है ना, तो 164 ग्राम नीला तोता में हमेशा कितनी होती है, 64 ग्राम ही तांबा मौजूद होता है। इस प्रकार हम इसे यौगिक के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, अगला इस प्रकार की जो हम डेफिनेट करेंगे क्रियाकलाप को, है ना, तो उसमें हमको जानने को मिलेगा कि तत्व क्या है, तत्व किसके आधार पर हैं। ठीक है, तत्वों के गुणों के आधार पर धातु अधातु को बांटा गया है ना, कि धातु और अधातु में जो तत्व के गुण कैसे हैं उनके आधार पर उन्हें बांटा गया है। तो धातुओं में ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है ना। ऊष्मा भी प्रवाहित होती है और विद्युत भी प्रवाहित होती है। किनमें? धातुओं में। ठीक है, धातुओं में ऊष्मा और विद्युत दोनों क्या होती है, प्रवाहित होती है, अर्थात यह सुचालक है। इसके विशेष चमक भी पाई जाती है। प्रायः ये ठोस होती हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा। किंतु पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था मौजूद होती है। थर्मामीटर आप देखे होंगे जिसमें पारा का यूज होता है, जिससे आपकी टेम्परेचर को मापा जाता है ना। अधातुएं सामान्य ताप पर तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं में मौजूद होती हैं। ठीक है, जो अधातु होती हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इसमें आपको अंतर भी पूछ सकता है। ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा। 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से बनी रासायनिक क्रिया से बनी जो यौगिक बनते हैं ना, अर्थात 2 तत्वों के आपस में मेल से उनके बीच जो होने वाली रासायनिक क्रिया से बना पदार्थ क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनती है, पानी बनती है ना। हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनती है और कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है ना। इस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिलाने पर, अगर गैस को आपस में मिलाएं तो पानी नहीं बन सकती, क्योंकि एक उसकी निश्चित मात्रा होती है तथा उनके बीच रासायनिक क्रिया होनी भी जरूरी है। ठीक है। तत्वों एवं यौगिकों के कणों के आधार पर, है ना, आधार पर वर्गीकरण तो किया गया था। इसे हम समझें कैसे। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। जो पदार्थ होते हैं वे कण से मिलकर बने होते हैं। अलग अलग पदार्थों के कण अलग अलग होंगे। जाहिर सी बात है, जब पदार्थ कण से मिले हैं, है ना, तो अलग अलग जो पदार्थ होगा उसके कण भी अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसे पानी में उपस्थित सभी जो कण होंगे समस्त गुण एक जैसे होंगे, किंतु पानी के कण और लोहे के कण के जो गुण हैं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होंगे। बिल्कुल पानी में जो कण है मौजूद है ना, पानी और लोहे के बीच जो कण है ना, तो पानी के कण और लोहे के कण एकदम उनके जो गुण होंगे वे अलग होंगे, एक साथ तो नहीं हो सकते। यह कण इतने छोटे होंगे कि अच्छे से अच्छे सूक्ष्मदर्शी भी इन्हें नहीं देख पाता। नमक का एक क्रिस्टल एक ही प्रकार के अरबों कणों का निर्माण कर लेता है और उनसे मिलकर बना होता है। पदार्थों के यह जो गुण होता है ना, पदार्थों का यह जो गुण होता है जिससे कणों का आपस में जुड़ना होता है और जिससे परमाणु का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? अणु कहते हैं। अर्थात जो परमाणु होगा, है ना, वो कणों से पदार्थों से मिलकर बनेगा, लेकिन जो अणु होगा वे एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, उसे कहते हैं अणु। ठीक ना। अब देख लीजिए कि आपस में दो परमाणु मिलकर अणु का निर्माण कर रहे हैं ना। यहाँ ऑक्सीजन के दो परमाणु, है ना, आपस में मिलकर अणु का निर्माण कर रहे हैं। एक ऑक्सीजन का अणु का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार देखिए गंधक भी आपस में क्या, इस तरीके से गंधक जो है अपनी परमाणुओं से मिलकर एक अणु का निर्माण कर रही है ना, जिसमें उसके सामने जो परमाणु की संख्या है गंधक में, है ना, वो कितनी है? 8 है। वह 8 मिलकर एक सामान्य रूप से अणु का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख लीजिए यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से बनी होती है। तत्वों की एक निश्चित अनुपात होती है जिससे यौगिक बनती है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो एक यौगिक है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक यौगिक है जिसके प्रत्येक अणु हाइड्रोजन का एक तथा क्लोरीन के एक परमाणु से मिलकर बना होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस प्रकार का होता है? HCl लिखा जाता है ना, उसे क्या लिखा जाता है? HCl लिखा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा जाता है इस तरीके से। तो देखिए हाइड्रोजन के एक अणु, क्लोरीन के एक अणु, तो दोनों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, इसे तोड़ा गया है हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, इस तरीके से तोड़ा गया है। ये आपस में एक अणु का निर्माण किए हैं, ये परमाणु का, है ना, ये आपस में परमाणु को अलग कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए जो यौगिक होते हैं ना, सबसे छोटे कण अणु होते हैं, सबसे छोटे कण अणु होते हैं। इस अणु को आगे विभाजित करने पर अलग अलग तत्वों में ये विभाजित होकर परमाणु प्राप्त होता है इनसे, है ना, जिनसे क्या प्राप्त होता है? अणु से परमाणु प्राप्त होगा। जब अणु को तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जो अणु बना होता है परमाणुओं के आपस में मेल से बना होता है, इसलिए जब अणु को तोड़ा जाएगा तो परमाणु का निर्माण होगा, परमाणु आपस में विभाजित हो जाएंगे। किस प्रकार ठोस, द्रव और गैस के, ठोस, द्रव और गैस में किस प्रकार से उनके कण आपस में जुड़े होते हैं? आप देख सकते हैं कि गैस में जो कण है ना, वाइट में यहाँ बना हुआ है, देख लीजिए। गैस के जो कण हैं आपस में वो दूर हैं तथा द्रव के आपस में सटे हुए हैं, बीच बीच में कहीं कहीं गैप भी नहीं है, लेकिन ठोस में कहीं ना कहीं गैप आपको दिखाई देगी, है ना। इस तरीके से इन कणों के बारे में यहाँ बताया गया है।
अब देख लेते हैं कि तत्वों की जो अंग्रेजी में हाफ नाम होते हैं ना, जैसे आयोडीन। आयोडीन को हम आई से पहचानते हैं, है ना, आयोडीन को आई से पहचानते हैं। मैग्नीशियम Mg, मैग्नीज Mn, नियान Ne, फास्फोरस P, सिलिकॉन Si और गंधक को क्या कहते हैं, सल्फर, जिसे S से, और जस्ता में जिंक होता है और जिससे Zn से दर्शाया जाता है। ठीक है, Zn से दर्शाया जाता है। इस प्रकार से, है ना। हम यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, जो सोडियम होता है, सोडियम, है ना, देखिए सोडियम का स्पेलिंग क्या है, SODIUM, सोडियम, S से स्टार्ट हो रहा है ना, लेकिन उसका जब संकेतिक दर्शाया जाता है ना, तो उस सोडियम को हम लैटिन भाषा में नेट्रियम कहते हैं। पहली बात, है ना, सोडियम को लैटिन भाषा में नेट्रियम कहा जाता है। तो नेट्रियम का जो फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है Na, तो उसे दर्शाया जाता है, ना कि SO को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो सोडियम को Na से दर्शाया जाता है। पोटेशियम के चांदी अर्थात सिल्वर को क्या कहते हैं, Ag से। लोहा क्या कहते हैं, Fe, तांबा, कापर कहते हैं जिसे, Cu, टीन, Sn, सोना, गोल्ड, Sn, Au, है ना, सीसा, Ab, पारा, Hg और एंटीमनी, Sb। इस तरीके से हमने उनके संकेत जाने। तो देख लीजिए यहाँ संकेत के द्वारा हमें किसी तत्व के परमाणु की, जबकि सूत्र की द्वारा किसी तत्व के यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की जानकारी मिलती है ना। परमाणु की हमको अगर संकेत के माध्यम से वह कितने, है ना, उसके अंक कितने हैं, उसमें कितने परमाणु मौजूद हैं, है ना, उसकी जानकारी मिलती है। सूत्र लिखने के कारण जहाँ सूत्र लिखा जाता है उससे हमको मालूम चल जाता है कि इसमें कितने परमाणु मौजूद हैं, उस अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं और किस किस तत्व के हैं वो, है ना, इन सभी को जानकारी प्राप्त करते हैं। तो लिखने के लिए अणु में उपस्थित तत्वों के संकेत के पीछे पाद अंक में उनके परमाणुओं की संख्या लिखी जाती है। उनके जस्ट पीछे क्या लिखा जाता है, संख्याओं को लिखा जाता है, उनके नंबरों को लिखा जाता है। कुछ तत्व अपनी सामान्य अवस्था में परमाणु के रूप में तथा कुछ अणु के रूप में मौजूद होते हैं। सामान्य अवस्था में परमाणु के रूप में ही मौजूद होते हैं तथा कुछ अणु के रूप में भी मौजूद होते हैं। परमाणु रूप के तत्वों को लिखने के लिए सिर्फ उनके संकेतों का उपयोग किया जाता है। जो परमाणु होते हैं उन तत्वों को लिखने के लिए उनके महत्वपूर्ण जो तत्व हैं ना, संकेत हैं, उन्हीं का उपयोग किया जाता है। जैसे हीलियम को लिखने के लिए He एक ही परमाणु से बना होता है ना, यह एक ही परमाणु से बना होता है, इसलिए दर्शाया नहीं जाता, उसका सूत्र He होता है। ऐसे तत्वों के सूत्र के पीछे पादांक एक लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। जनरली आप गणितों में भी देखते हैं कि जैसे x होता है तो वह एक x होता है, लेकिन एक को कहीं दर्शाया नहीं जाता, है ना। हमें मालूम होता है कि वह x है, जैसे हमको 2x लिखना है तो उस तरीके से हम 2x लिख सकते हैं, उससे पता चलता है कि x की संख्या 2 है। इस तरीके से जहाँ हीलियम की संख्या 1 है तो हमें दर्शाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। क्लोरीन की एक अणु, क्लोरीन की एक अणु, फास्फोरस के, इस तरीके से देखिए क्लोरीन के आपस में जो परमाणु मिलकर बने हैं, एक एक अणु बनाए हुए हैं ना, 2 परमाणु मिलकर एक अणु बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ फास्फोरस के 4 परमाणु आपस में मिलकर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर है वह समाप्त हो रहा है। ठीक है, सूत्रों से हमने ये जितना भी पॉइंट पढ़ाया है ना, वो पॉइंट आप कैप्चर कीजिए, समझिए, है ना, उसको पढ़िए एक बार फिर से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।